हाय, दिस इज़ महेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग एमएस बायोलॉजी चैनल एंड बेसिकली आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स का टाइम नियर बाई में आता जाता है, वैसे-वैसे आपके दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है और आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आपको क्या चीज़ छोड़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे आप उसको मैनेज करें। आपकी टाइमिंग सोने की डिस्टर्ब हो जाती है और आपका खाने-पीने का टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आप उसको लेकर एकदम पूरे स्ट्रेस हो जाते हैं कि मेरा अभी ये वाला टॉपिक बाकी रह गया है, अभी ये वाला टॉपिक बाकी रह गया है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करके आगे की तरफ हम निकल जाते हैं, दूसरा वाला पढ़ने लगते हैं। जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपका पता लगा माइंड कहीं दूसरे टॉपिक पे चल रहा होता है, राइट? तो इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि आप पैनिक सिचुएशंस के नाम से भी जानते हैं कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स आपका नियर बाई में आता है, ये सारे कंडीशंस आप सभी एस्पिरेंट जितने लोग भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको ये फेस करना पड़ता है। सो अगर आप भी उस चीज़ को फेस करते हैं तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सीएसआईआर के प्रिपरेशंस के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे क्या-क्या चीज़ें करें और क्या-क्या चीज़ें ना करें। सो बेसिकली हम लोग आज उस पॉइंट को लेकर के फ़ोकस करेंगे और बात करेंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें अपने रिवीजन के टाइम पे करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो होपफुली कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और उससे आपके प्रिपरेशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। सो डूज़ एंड डोंट्स फॉर द सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशंस, क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। सो पहले देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए डू में। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। सो नंबर पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये है, दैट इज़ क्रिएट अ रिवीजन टाइम टेबल। ये जो टाइम है वो बेसिकली बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और आपके स्ट्रैटेजी पे काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा आपका आगे का रिजल्ट। सो आप प्रॉपर तरीके से प्लान कीजिए, उसको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाइए और उस पे मेंशन कीजिए कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट आप किस टाइम पे डील कर रहे हैं, कितना उसमें टाइम लग रहा है। ऐसे हवा में मत चलने दीजिए कि अच्छा हमारा ये भी हो जाएगा, हमारा ये भी हो चला जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे मीन्स लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए कि आपने जितने भी यूनिट्स अभी पढ़े हुए हैं, उन यूनिट्स को रिवाइज़ करने के लिए आपको कितना कौन से पेपर को, कौन से सब्जेक्ट को, कौन से टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए कितना आप टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम आपको चाहिए। उससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द aspirant of a CSI या नेट एग्जामिनेशन दैट यू हैव टू मेक अ क्लियर टाइम टेबल फॉर योर कन्वीनियंस। जिस तरीके से आपको कन्वीनियंस है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको टाइम टेबल बनाइए और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सारे यूनिट्स को, सारे टॉपिक्स को जो भी आपने पढ़ रखे हैं। सो कीप इन माइंड ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टाइम टेबल का बनाना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द अंडरस्टैंड डोंट मेमोराइज। सीएसआईआर एग्जाम्स कभी भी आपसे मेमोरी बेस्ड टाइप के सवाल को पूछना उचित नहीं समझता है। वो हमेशा ये जानना चाहता है कि किसी भी टॉपिक के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि नहीं है, आप अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। बिकॉज CSIR suppose that you are going to be a research scholars in the futures or also for the assistant professor. So आप JRF क्वालिफाई जब करते हैं या नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। यू आर नॉट गोइंग टू बी सपोज जस्ट लाइक अ MSc पास आउट स्टूडेंट। आप अब सिर्फ एक MSc पास आउट स्टूडेंट नहीं रह गए। आपके पास अगर CSIR का सर्टिफिकेट हो गया तो आपके पास जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, चाहे अगर आप रिसर्च करने जाएंगे तो वहाँ पे भी, या अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब देखेंगे तो वहाँ पे भी। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए रादर देन लर्निंग। आपको कोई चीज़ याद नहीं करनी है कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और आपका सवाल आपका सही होगा। सो कोशिश कीजिए कि आप उसको याद मत कीजिए, याद करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि CSIR का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चीज़ों को समझने की और उसके पीछे का जो लॉजिक है, उस चीज़ पे, प्रिंसिपल्स एंड लॉजिक पे अच्छे तरीके से आप फोकस कीजिए। अगर आपको ये पता रहेगा तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। नंबर थर्ड वन दैट इज़ रिगार्डिंग योर हेल्थ, रेगुलर ब्रेक। आप कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो टारगेट बना के चलते हैं कि उनको 6 से 8 घंटे लगातार कॉन्टिन्यूसली क्या करनी है, स्टडी करनी है। ये गलत तरीका है, मत कीजिए ऐसा। ऐसा करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपके ब्रेन की मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो स्टार्टिंग से लेकर के 45 मिनट तक क्या करती है, वो ग्रैपिंग पावर बहुत अच्छी होती है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको स्टार्टिंग का 1 घंटे की जो पढ़ाई होती है, जितना ज़्यादा आपने फील किया होगा, आप खुद भी एज अ स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपकी समझ हो, जितनी ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन फोकस स्टार्टिंग के 1 घंटे में बन पाता है, उतना आप उस 2 घंटे 3 घंटे वाले में नहीं बना पाते हैं। सो अननेसेसरी सिर्फ टाइम ड्यूरेशन को काउंट करने के लिए कि मैंने 6 घंटे पढ़ा, मैंने 8 घंटे पढ़ा, कंटिन्यूसली आप पढ़ाई मत कीजिए। दिस इज़ द रिकमेंडेशन फ्रॉम द माई साइड्स कि आप हमेशा एक एक घंटे का स्लॉट बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप 1 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, माइंड को रिफ्रेश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट लीजिए, देन उसके बाद आप दूसरा स्लॉट में पढ़ाई कीजिए। और जब कभी भी आप
एक स्लॉट पढ़ने के बाद दूसरा स्लॉट जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसको चेंज कीजिए, ताकि ब्रेन को ये लगे कि आप नई कोई चीज़ कर रहे हैं, उसके पढ़ने की और उसको समझने की एफिशिएंसी फिर से क्या होगी, रिफ्रेश हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द CSIR नेट एग्जामिनेशंस। उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर पढ़ाई मत कीजिए। 1 घंटे का पढ़ाई करने के बाद आप उसमें ब्रेक लीजिए, 10 मिनट का, 5 मिनट का। दोबारा अगर आप सिटिंग करने बैठ रहे हैं तो फिर आप उस टाइम में टॉपिक भी चेंज कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टार्टिंग के पहले आवर्स में अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी हुई थी, तो अभी आप नेक्स्ट टाइम पे जब आप दूसरे घंटे में आएँगे तो आपको सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। आप चाहें तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, चाहे तो मॉलिक्यूलर पढ़ सकते हैं, चाहे तो इम्यूनोलॉजी पढ़ सकते हैं। कुछ भी पढ़िए, लेकिन ये टॉपिक मत पढ़िए। उससे आपको क्या होगा, रिफ्रेशमेंट मिलती रहेगी और अच्छे तरीके से आपका ब्रेन एकदम ट्रेंड रहेगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, दैट इज़ द ग्रुप डिस्कशन। अगर पॉसिबल है, आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके फ़ोन से भी कनेक्टिविटी है, 2 4 6 फ्रेंड आपके पास में हैं, जो कि ठीक है, मतलब कि पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई वो भी सीरियसली कर रहे हैं, तो आप उनसे अपने स्पेयर टाइम, फ्री टाइम पे आप उनसे डिस्कस करिए, वार्तालाप कीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। कुछ कॉन्सेप्ट आपको खुद से समझ नहीं आते हैं, जब आप उसको डिस्कस करते हैं, आपको बताना होता है, तो आप उन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाते हैं और बता पढ़ पाते हैं। तो अगर ऐसा ग्रुप सर्कल आपका है तो आप उसको थोड़ा-सा डिस्कस कीजिए, और अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने से सवाल आप कीजिए और अपने को आप जवाब दीजिए कि अच्छा, आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या है, कैसे है, क्यों है? ये सारी चीज़ों के सवाल आपको खुद से मिलते रहने चाहिए। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम के टाइम पे होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ ये हो जाता है कि भई हमको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। ना तो उनके सोने का टाइम होता है, ना तो उनके खाने का टाइम होता है, ना तो प्रॉपर अपनी हेल्थ को ध्यान देने का टाइम होता है। ऐसा करके आप अपने बॉडी के जो सिस्टम है उनको ख़राब कर रहे हैं, और अगर आपकी बॉडी का सिस्टम ख़राब रहेगा तो फिर आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। सो प्लीज़, ये ज़रूरी है कि आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन उसके अलावा आपको अ, अपने हेल्थ का भी क्या करना है, केयर केयर करना है। आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, आपको प्रॉपर तरीके से स्लीप लेना है, सोना है, और हो सके तो आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज भी करते रहिए, ताकि कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या हो, अच्छी बनी रहे। सो गाइज़, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको अब आगे आने वाले 14 से 15 दिनों में आपको करने हैं। ये सारे आपके डू की लिस्ट थे जो कि आपको करने होंगे रेगुलर बेसिस पे। 5 यहाँ पे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट जिनको आपको नहीं करना है। सो डोंट डूज़ में आपको क्या-क्या है, यहाँ पे क्या-क्या कर सकते हैं। नंबर पहला है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। मोस्ट ऑफ द टाइम पे आप सभी लोग, हम लोग इस ऐसे जनरेशन में हैं जहाँ पे मोबाइल फ़ोन का होना सबके लिए कॉमन सी बात हो गई, और मोबाइल फ़ोन में दुनिया भर के सोशल मीडिया ऐप हैं, लाइक है इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं वो आपको ना कहीं न कहीं पिंच करती हैं, आपको कंसंट्रेट नहीं होने देती हैं। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेशंस आपको यही है कि जब भी आपका स्टडी आवर चल रहा होगा, उस स्टडी आवर पे आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे क्या कीजिए, डाल दीजिए, और उसको डाल करके अपने जो भी टेबल का आपका कबर्ड होगा, रैक होगा, उसमें आप डाल दीजिए। आपको उस पे ध्यान नहीं देना है। आप 1 घंटे का स्लॉट आप पढ़ाई कर लीजिए। 1 घंटे बाद जब आप फ्री होते हैं तो अपनी फ्लाइट मोड को क्या कीजिए, आप ऑन कीजिए। जो भी नोटिफ़िकेशंस आना होगा, आया होगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आई होगी तो भी आपको मिल जाएगा मैसेज, तो आप उसको कॉल बैक कर सकते हैं उस स्पेयर टाइम में जब आपको ब्रेक चल रहा होगा। पढ़ाई के टाइम पे अगर अपने फ़ोन को आप ऑन करते हैं तो वो आपको उसका नोटिफ़िकेशन जो होता है, आपको कंसंट्रेशंस करने से डिस्टर्ब करता है, और आप प्रॉपर, आपको लगता है कि आपका टाइम तो जा रहा है, आपने 4 घंटे बैठा तो सही है, लेकिन उस 4 घंटे में आपने 10 बार फ़ोन को ही सिर्फ नोटिफ़िकेशन देख लिया और आपकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाई है। सो डोंट डू दैट। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, और अपने स्टडी टेबल के रैक पे कबर्ड में डाल दीजिए। जब आप 1 घंटे की पढ़ाई करके फ्री होइए तो आप उसको ऑन कीजिए, देखिए इंपॉर्टेंट नोटिफ़िकेशन अगर है तो आप उसको रिप्लाई कीजिए, कॉल करना है तो कॉल कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, डोंट स्किप टॉपिक। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करके दूसरे पे चले जाते हैं। ऐसा आप मत कीजिए। CSIR का सिलेबस काफ़ी लेंदी है, और CSIR अपने सारे टॉपिक से क्या करता है, सवाल पूछने की बात करता है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको फोकस होकर के, कंसंट्रेट होकर के इम्पोर्टेंटली पढ़िए। ये ज़ाहिर है कि आप सारे टॉपिक को नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस पे आपका फोकस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसको आप स्किप आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं तो ग्लाइकोलाइसिस को ऐसे पढ़िए कि अगर ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इकोलॉजी के टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए। जो भी टॉपिक आप स्टार्ट किए हैं उसको अच्छे से फिनिश भी करिए, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में फँस सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द अवॉइड न्यू रिसोर्सेज। लास्ट टाइम में क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में हौच-पौच बनी रहती है कि अब क्या करें? कहाँ से ऐसा कुछ मटेरियल मिल जाए जो कि बहुत ही कृषि टाइप का हो और तुरंत का तुरंत हमारा काम हो जाए। मत कीजिए ऐसा। नए रिसोर्सेज को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको समझने में, उसको अडॉप्ट करने में आपके ब्रेन को टाइम लगता है।
तो आप हमेशा सिर्फ़ उन्हीं मटेरियल को यूज़ कीजिए जो कि आपने पहले से पढ़े हुए हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने बुक्स में अंडरलाइन किए हुए हैं, उन्हीं सारी चीज़ को आप क्या कीजिए इनकॉर्पोरेट कीजिए। नए मटेरियल को या नए कॉपी को, नए बुक को, नए सोर्स को आप यूटिलाइज़ मत कीजिए। डोंट नेग्लेक्ट वीक एरियाज़। आप अपने दिमाग में कभी भी ये मत रखिए कि हाँ अ, ये वाला एरिया हमारा बहुत वीक है या ये सीएसआईआर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसको नहीं पढ़िए। जैसे मैं कई बार हमेशा बोलता आ रहता हूँ कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे, सेल बायोलॉजी पे, राइट, जेनेटिक्स पे, इम्यूनोलॉजी पे और बायोकेमिस्ट्री पे, इन सब पे क्या करते हैं फ़ोकस कर लेते हैं। लेकिन आपको सिर्फ़ इनसे काम नहीं चलेगा, आपको इकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इकोस मतलब दैट इज़ द इवोल्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा और आपको इथोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये सब टॉपिक भी हैं जो कि आपको मार्क्स देते हैं, आपको पूरी जगह से आता है। तो आप किसी भी टॉपिक को ऐसा नेग्लेक्ट मत कीजिए वीक एरिया समझ करके कि यहाँ से नहीं आएगा या फिर आपकी समझ उस पे नहीं है, आप उसको पढ़िए। आप अगर देखेंगे कि जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कि आप कम समय में पढ़ करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज़ द थिंकिंग प्रोसेस, दैट इज़ अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। ये नेचुरल सी बात है कि जब आप किसी बड़े चीज़ के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और आपको उम्मीदें हो जाती हैं और आपसे भी उम्मीदें हो जाती हैं। तो आप उसको लेकर के स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि अरे यार रिजल्ट मेरा पॉजिटिव नहीं आएगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, आप इनको लेकर के स्ट्रेस हो जाते हैं। लेकिन आपको अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना है कि यस आई कैन डू एंड आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शंस। आप अच्छा काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आप करेंगे उस चीज़ को। आपको अपने आप पे ट्रस्ट बना करके रखना है और आपको याद रखिए, अगर आप जिस तरीके के थॉट प्रोसेस आपके ब्रेन में चलता है वैसे ही एनर्जी आपकी बॉडी क्या करती है, मीट आउट करती है। तो अगर आप दिन भर में 4 बार ये सोचते हैं कि हाँ, हमसे नहीं हो पाएगा, सीएसआईआर बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो डेफ़िनिटली आप नहीं ही कर पाएँगे। लेकिन अगर आप वही 10 बार अगर दिन में ये भी आप दिमाग में रखते हैं कि हाँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, हमारे जैसे बच्चे ही करते हैं, तो डेफ़िनिटली आपकी बॉडी में एनर्जी पॉज़िटिव रिलीज़ होगी और आप उसको कर पाएँगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसको कि आपको करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी है। इनका आप अच्छे से ख़्याल कीजिए और कोशिश कीजिए आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करने के लिए। अगर आप करते हैं तो डेफ़िनिटली आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अच्छे से अपनी स्टडी फ़ोकस करते रहिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।